हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं उसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। लास्ट लेक्चर नंबर 19 में हमने 6 के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम करेंगे 6 के बारे में कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे, बट मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो सब्सिडियरी अलायंस पे रहेगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। एमसीक्यू की सीरीज़ होने वाली है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। आपको प्रीलिम्स के अंदर जो भी एमसीक्यूज आएंगे उसको सोल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक और सीरीज़ है, एनिमेटेड सीरीज़। इसमें पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एनिमेशन के थ्रू जो है एक स्टोरी के तौर पे बताया गया, ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी रजिस्टर हो जाए और आपको आंसर्स करने प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी काफ़ी आसान हो जाए। तो आप इसको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में आप जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अपर 2 ब्रैकेट्स जो होते हैं उसको सेफ जोन माना जाता है और नीचे के जो 2 ब्रैकेट्स होते हैं उसे डेंजर जोन माना जाता है। और आपको कोशिश क्या करनी है कि डेंजर जोन से आपको सेफ जोन में आना है। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में। पूछे गए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है वॉर इंडेमनिटी ऑफ मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपी वाज टू बी गिवन टू इंग्लिश। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का जो वॉर का हर्जाना था, इंडेमनिटी थी, जो कॉम्पनसेशन के लिए पैसा दिया जाना था, वो इसमें बात करी गई। ब्रिटिश रेजिडेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर हेनरी लॉरेंस। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को हेनरी लॉरेंस के अंदर एस्टैब्लिश किया गया, ये भी हो सकता है। नवनिहाल सिंह वॉज रिकग्नाइज एज रूलर अंडर रानी जिंदान। तो नवनिहाल सिंह जो थे वो रूलर रिकग्नाइज करे गए अंडर रानी जिंदान। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो साइन करी गई थी, इट वाज साइन आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहली एंग्लो सिख वॉर के बाद ये ट्रीटी साइन करी गई थी। इट वाज अ वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी अगर सिख्स के लिए बात करी जाए तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कि नाम बता दूं मैं, लाल सिंह एंड तेजा सिंह। इनकी वजह से सिख एम्पायर जो थी वो हारी। उनको कंसेक्यूटिवली 5 बार डिफीट्स मिली ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को यहाँ पे धोखा दिया। यहाँ पे इनकी ट्रेचरी की वजह से सिख्स हारे। अदरवाइज सिख्स जो थे काफ़ी पावरफुल एक एम्पायर थी। बात करी जाए सोल्जर्स कितने थे, देखिए अराउंड 25,000 सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश की साइड थे और ऑलमोस्ट डबल सोल्जर्स जो थे वो किस साइड थे, वो सिख की साइड थे। तो यहाँ पे सिख्स का जीतना ऑलमोस्ट यहाँ पे डिसाइड हो चुका था। लेकिन आपको पता है ब्रिटिश जो लोग हैं वो अपनी ट्रेचरी और डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने इन 2 लोगों को अपनी साइड किया और सिख्स को कंसेक्यूटिव डिफीट यहां पे दी और बाद में ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया गया। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए की वॉर कॉम्पनसेशन जो थी उसकी मांग करी गई। साथ में ही ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे, जो आपको पता था कि ये बेसिकली मीडिएटर होते थे, सारी इन्फॉर्मेशन जो थी जिस भी राज्य में ये रेजिडेंट बनते थे सारी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करते रहते थे। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। नवनिहाल सिंह को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था रानी जिंदान के अंदर, रादर इट वॉज दलीप सिंह। दलीप सिंह को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। कैसे? रिकग्नाइज एज अ रूलर अंडर रानी जिंदान। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है। चलिए, तो ये हेनरी लॉरेंस के अंदर में नए रेजिडेंट को एस्टैब्लिश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल की बात कर रहा है। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल के बारे में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। पहला, रानी जिंदान वॉज रिमूव्ड एज रीजेंट। तो रानी जिंदान को हटा दिया गया था एक रीजेंट के तौर पर। द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ 8 सिख सरदार्स प्रिसाइडेड ओवर बाय द इंग्लिश रेजिडेंट। यहाँ पे एक काउंसिल हुआ करती थी, एक काउंसिल बनाई जानी थी जिसमें 8 सिख सरदार्स थे, जिनको कौन हेड करेगा, उनको एक इंग्लिश रेजिडेंट जो है वो प्रिसाइड करेंगे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल के अंदर ये चीज कही गई थी कि रानी जिंदान जो रीजेंट के तौर पे काम कर रही थी उसे रिमूव कर दिया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। और साथ में ही एक काउंसिल होगी जिसमें 8 सिख सरदार्स होंगे, जिसको हेड कौन करेगा, उसको हेड करेंगे इंग्लिश रेजिडेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। एक बार ये देख लेते हैं जो इनकी काउंसिल थी वो किस तरीके से दिखती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हमने फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बारे में पढ़ा था, तो पूछा जा सकता है तब कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी। हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया गया था, राइट। अब आता है नेक्स्ट ट्रीटी के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज और आर करेक्ट अबाउट सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर के कॉजेज क्या थे, फिर ट्रीटी के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या ये कॉज था कि मूलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान वॉज रिप्लेस बाय न्यू सिख गवर्नर। एक नए सिख गवर्नर ने मूलराज जो कि मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे उसको रिप्लेस कर दिया। ये कारण बना सेकंड एंग्लो सिख वॉर का, हो सकता है। मूलराज रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर्स अकम्पनिंग द न्यू गवर्नर। मूलराज ने रिवोल्ट किया और मर्डर कर दिया 2 अंग्रेज ऑफिसर का, और किसका साथ देते हुए, एक न्यू गवर्नर का साथ देते हुए। शेर सिंह सक्सेसफुली सप्रेस द रिवोल्ट। और यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ उसे शेर सिंह ने सक्सेसफुली रिप्रेस कर दिया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के कॉजेज़ के अंदर डेफिनेटली एक तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी गई थी। इसके बाद एक ट्रीटी और हमने जो पढ़ी है, दैट वाज ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ठीक है, ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज़ थी क्योंकि इसके अंदर ऐसी टर्म्स रखी गई थी जो कि सिक्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होते हुए जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया रानी जिंदान को, उसको रीजन के तौर पे हटा दिया गया और बाद में उसे एज अ पेंशनर बनारस के अंदर सेटल कर दिया गया, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। यहाँ पे एक रीज़न और भी था, दैट वाज मूलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, उनको एक नए सिख गवर्नर ने रिप्लेस किया, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। मूलराज ने यहाँ पर रिवोल्ट किया और 2 अंग्रेज़ों को मार दिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये जो रिवोल्ट किया गया था इसको सप्रेस करने के लिए शेर सिंह को भेजा गया, लेकिन शेर सिंह ने इसे सक्सेसफुली सप्रेस नहीं किया, रादर शेर सिंह ने मूलराज को ही ज्वाइन कर लिया और उसका साथ देना शुरू कर दिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो दिस वाज अबाउट सेकंड एंग्लो सिख वॉर। अब बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के हमने क्या देखे, अभी हमने देखे कॉजेज क्या थे। जो ट्रीटी साइन करी गई थी वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज थी सिक्स के लिए, इसी वजह से सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो थी वो हुई थी। लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, अब सेकंड एंग्लो सिख वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। फर्स्ट, सरेंडर ऑफ सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849, इसके अंदर सरेंडर कर दिया सिख आर्मी ने और शेर सिंह ने, हो सकता है। वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना दिया गया, हो सकता है। इन 1853 द बोर्ड वाज नलिफाइड एंड पंजाब वाज प्लेस्ड अंडर अ चीफ कमिश्नर, तो पंजाब को जो पहले की एक बोर्ड के अंदर में होता था उसे चीफ कमिश्नर के अंडर में डाल दिया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर के अंदर भी जो सिख्स थे उनकी डिफीट हुई, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा। तो सरेंडर किया गया सिख आर्मी द्वारा, और जो शेर सिंह थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था और 2 अंग्रेज ऑफिसर को मारा था उनको भी यहाँ पे सरेंडर करना पड़ा। तो पहली स्टेटमेंट है ठीक। और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि अब बोर्ड के अंडर में नहीं, एक चीफ कमिश्नर के अंडर में पंजाब को रखा जाएगा। 1853 में ऐसा डिसीजन लिया गया, तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट कमिश्नर इसके बने थे उनका नाम था जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो इट वॉज नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, वो थे जॉन लॉरेंस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में है। मेंस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे पूछा गया प्रीलिम्स के लिए, रिंग फेंस पॉलिसी वॉज गिवन बाय, कौन लेके आया था इस रिंग फेंस पॉलिसी को, ये थी क्या वो भी देखेंगे। बट पहले क्या लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, थॉमस कुक, जॉन लॉरेंस या वॉरेन हेस्टिंग्स। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अंग्रेज करते क्या थे, बेसिकली उन्होंने वेरियस बफर जोन्स जो थे वो बनाना शुरू कर दिए थे, और रिंग फेंस पॉलिसी को यूज़ किया उन्होंने मैसूर के अगेंस्ट में और साथ में ही मराठास के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने कुछ अपने एलाइज बनाने शुरू करे और उनको सब्सिडी अलायंस साइन करवाना शुरू किया, ताकि जो उनका दूसरा स्टेट होता था उसके अगेंस्ट में एक बफर क्रिएट किया जा सके। जैसे कि अंग्रेजों ने जो मराठा थे उनको यहाँ पे अपनी साइड किया और मैसूर के अगेंस्ट में उनको एज ए बफर जोन यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पे हैदराबाद को भी इस तरीके से यूज़ किया गया और ऊपर के रीजन के अंदर अवध को भी यूज़ किया गया एज ए बफर जोन। तो अंग्रेज जो थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास जो थे बफर्स क्रिएट कर देते थे, ताकि बाहर की ताकतें उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए। दिस वाज कॉल्ड द रिंग फेंस पॉलिसी, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए थे। अगर बात करी जाए सब्सिडरी अलायंस की, सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, इट वॉज बाय वेलेस्ली, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, डलहौजी। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डी से स्टार्ट हो रहा है, डलहौजी भी डी से है, तो ये तो याद करना आपके लिए वैसे ही आसान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अब तो क्योंकि हम डिस्कशन कर चुके हैं आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस विच एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन्स। तो यहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मेन टारगेट था बफर जोन्स को क्रिएट करना, हो सकता है। द पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वॉर अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर। तो मराठास और मैसूर के अगेंस्ट में जो उन्होंने वॉर छेड़ रखी थी, किसने, ब्रिटिशर्स ने, वहां पे इसको यूज किया गया। सोचिए क्या आंसर होगा। ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, इजी हो जाता है क्वेश्चन अब। चलिए तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अंग्रेज हैं सेंटर में और ये अपने चारों तरफ बफर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरी जो ताकतें हैं इनको परेशान ना कर पाएं। तो यहाँ पे बफर जोन क्रिएट किए जाते हैं, और मैंने ये भी आपको बताया था मैसूर, मराठा, अवध, हैदराबाद, इन केसेस के अंदर ये पॉलिसी को यूज़ किया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सब्सिडरी अलायंस को लेके हूँ, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अभी पीछे हमने देखा था सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपने ध्यान से देखा है वो क्वेश्चन को और उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना तो इसको आंसर करना आसान हो जाएगा। सोचिए क्या आंसर है इसका। चलिए तो ये
गवर्नर जनरल रहे थे 1798 से 1805 तक। इनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने क्या कहा था कि एक एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस जो वो इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा एंड अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, उन्होंने ऐसा किया अभी से। द अलाइंग इंडियन स्टेट रूलर्स, उनको कंपेल किया गया कि वो परमानेंटली स्टेशन करें ब्रिटिश फोर्सेस को। तो मान लीजिए यहाँ पे मराठाज हैं और ये सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे परमानेंट ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो रहेंगी और इनका जो खर्चा होगा वो मराठाज उठाएंगे। तो बेसिकली फोर्सेस ब्रिटिश की जो यहाँ पे ऑर्डर्स फॉलो किए जाएंगे वो ब्रिटिश के किए जाएंगे, लेकिन पैसा कौन दे रहा है इनको? इनके मेंटेनेंस के लिए मराठास दे रहे हैं। सिमिलरली मैसूर के अंदर भी इस चीज़ को फॉलो किया गया, अवध के अंदर भी किया गया, हैदराबाद के साथ भी किया गया, तंजौर के साथ भी किया गया, जहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेज जो थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी, लेकिन उनके सैलरी के एक्सपेंडिचर, दूसरे एक्सपेंडिचर जो थे वो वहाँ की जो रूलर्स हुआ करते थे वो उठा रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑफकोर्स बी है। लॉर्ड वेलेस्ली का ये पूरा कॉन्सेप्ट था, काफ़ी वाइल्ड कॉन्सेप्ट था, लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स के लिए। कौन कौन से एरियाज़ को सब्सिडी अलायंस में लिया गया? तो आप देख रहे हैं हैदराबाद को 1798 में, अवध को 1801 में, 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई तब मैसूर को भी ले लिया गया और तंजौर को भी 1799 के अंदर ले लिया गया। और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो है इसका मेजर चंक जो था, जो दूसरे प्रिंसली स्टेट का था, उनको धीरे धीरे सब्सिडी अलायंस साइन करवा के अपने कब्जे में करते गए अंग्रेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फॉल इनटू द सब्सिडी अलायंस वाज हैदराबाद। पहला स्टेट जो सब्सिडी अलायंस के जाल में फंसा वो था हैदराबाद। हो सकता है it was 1787 that the company first insisted that the subsidiary state should not have foreign relation। 1787 में सब्सिडरी अलायंस के साथ जो स्टेट से, अभी तक तो ये कहा जाता था कि आपने सब्सिडी अलायंस साइन किया है अगर, तो हमारे यहाँ के जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो आपके यहाँ रहेंगे और उनका जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो आप देंगे। लेकिन क्या 1787 के अंदर ऐसा भी इंसिस्ट किया गया कि सब्सिडी स्टेट जो है वो फॉरेन रिलेशन जो है वो नहीं रखेंगे? ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जो आइडिया है वो वेलेस्ली का है, काफ़ी जीनियस आइडिया कहा गया था इसे। इसके अंदर नेगोशिएट किया जाता था। मान लीजिए किसी भी स्टेट को हरा दिया अंग्रेज़ों ने, उसके बाद कहते थे कि ठीक है हम आपकी जो टेरिटरी है वो नहीं ले रहे हैं, उस पर कोई फुल सोवरेनिटी नहीं कर रहे हैं, हम नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएशन इस तरीके से किया जाता था कि आप लोग अपने यहाँ पे हमारे ट्रूप्स को रखिए और उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो दीजिए। और यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेट था इसके अंडर में आने वाला, इट वॉज नॉट हैदराबाद, इट वॉज अवध। अवध ने सबसे पहले इसको साइन किया था। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन फॉरेन रिलेशन नहीं रखे जाएंगे ये जो पर्टिकुलर क्लॉज था ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। इट वॉज इन 1787। आंसर हमारा हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में एक ट्रिविया भी है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो कि कहती है कि फर्स्ट स्टेट जिसने सब्सिडी अलायंस को साइन किया था दैट वाज हैदराबाद। तो कुछ बुक्स में आपको, इवन कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर आपको हैदराबाद भी मिल जाएगा। इवन जो हमने यहाँ पे इमेज लगाई थी इसके अंदर भी 1798 हैदराबाद के सामने दिया गया है, लेकिन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है अवध का नाम दिया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी और जगह पर भी काफ़ी सारी बुक्स के अंदर अवध ही मैंशन किया गया है। तो हम जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेट जिसने ये सब्सिडी अलायंस को साइन किया था अवध ही कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि कुछ बुक्स में, कुछ वेबसाइट्स पे आपको हैदराबाद का नाम भी देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज या स्टेजेस इज आर करेक्ट अबाउट सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस की मैं आपको बता दूं 3 स्टेजेस थी और यहाँ पे आपको मिलान करना है, बेसिकली पेयर्स को मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेज जो थी उसमें कहा गया कि कंपनी यहाँ पे ऑफर करती थी हेल्प एज अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट विद इट्स ट्रूप्स। यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स होते थे उनको अंग्रेज कहते थे आप हमारे ट्रूप्स को यूज़ करिए, अगर आपको यूज़ करना है तो एज अ फ्रेंडली मेजर हो सकता है। सेकंड स्टेज मेकिंग अ कॉमन कॉज विद द इंडियन स्टेट। सेकंड स्टेज में कहते थे देखिए, मराठास को कहते थे देखिए आपको मैसूर के अगेंस्ट में ट्रूप्स यूज़ करने हैं, तो मैसूर तो हमारा दुश्मन भी है तो आप हमारे ट्रूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हमारे दुश्मन के अगेंस्ट तो कर रहे हैं ना। तो ये सेकंड स्टेज थी, हो सकता है। थर्ड स्टेज इंडियन एलाई वाज आस्क्ड फॉर आर्मी मैन। थर्ड स्टेज में इंडियन जो रूलर्स होते थे उनको कहा जाता था कि आप अपने फौजियों को, आप अपने आर्मी मैन को हमें दीजिए। क्या ये था? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए एक बार स्टेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, कंपनी ऑफर करती थी कि आप हमारी हेल्प लीजिए, आप हमारे ट्रूप्स लीजिए, अगर आपको किसी पे अटैक करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में कॉमन कोज को लिया जाता था, जैसे मराठास को अपनी साइड कर लिया ब्रिटिशर्स ने और मैसूर के अगेंस्ट में, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेज में इंडियन एलाई वाज आस्क्ड नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी। तीसरी स्टेज में कहा जाता था देखिए हम आपको अपने ट्रूप्स दे रहे हैं मैसूर के अगेंस्ट में, तो आप इसके बदले हमें क्या दीजिए, आप इसके बदले हमें पैसे दीजिए, ठीक है। और फोर्थ स्टेज थी इसकी कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं तब हम आपकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इनका प्लान हुआ करता था। तो यहाँ पे पहली जो 2 स्टेजेस थी वो बिल्कुल ठीक थी, तीसरी स्टेज हमारी बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा बी। तीसरी स्टेज में यहाँ पे पैसे मांगे जाते थे, आर्मी मैन नहीं मांगे जाते थे। तो यहाँ पे हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, जो कि सब्सिडी अलायंस के बारे में
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस क्या निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था, मैसूर रूलर ने किया था, अवध के नवाब ने किया था। ये जो चीज़ें हैं आपको आसान हो जाएगा आंसर करना अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस अच्छे से देखे। चलिए एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं, और जो हमारा हैदराबाद और अवध का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि पहले किसने साइन किया था, इसको भी हम इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर देंगे। देखिए, नवाब ऑफ अवध जो थे, इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ही सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम था उसे ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो 1764 में ही अवध के जो रूलर थे वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन तब तक ये जो सिस्टम था, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम जो था, ये एक फॉर्मल वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं था। तब तक ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं बना था, तो बेसिकली इनफॉर्मल तरीके से चीज़ें करी जाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इसको एक वेल फॉर्मलाइज सिस्टम बनाया गया, तब यहाँ पे हैदराबाद ने इसे 1800 में, मतलब नवाब ऑफ अवध से पहले जो था, साइन कर लिया गया था। तो वैसे अगर देखा जाए क्रोनोलॉजिकली तो अवध ने पहले साइन किए, लेकिन जब ये पूरा अच्छे से एक सिस्टम के तौर पर डेवलप हो गया सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, तब इसे हैदराबाद ने अवध से भी पहले साइन किया। हालांकि ट्रिविया अभी भी बना हुआ है कि पहले किसने साइन किया। तो ऑफकोर्स अगर यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है तो अब ये यूपीएससी पे ही डिपेंड करता है कि वो अवध को पहले मानेगी या हैदराबाद को पहले मानेगी। मेरे हिसाब से दोनों को ही कंसीडर किया जा सकता है और इसमें मार्क्स दोनों ही केसेस के अंदर दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे हैदराबाद में 1798 से 1800 में इसे साइन किया, 1801 में अवध ने, 1799 में मैसूर भी इसे साइन कर चुका था और तांजौर भी कर चुका था, जैसे हम पीछे देख चुके हैं। 1801 में पेशवास ने इसको कर दिया, 3 में भोसले ने कर दिया, सिंधियास ने 1804 में किया, और यहाँ पे 1818 में राजपूत ने किया है और ऊपर होलकर्स ने किया है। तो यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जा सकता है। अगर हम अवध और हैदराबाद के कॉन्फ्लिक्ट को हटा भी देते हैं, नेवरदलेस पूछा जा सकता है कि पेशवा ने पहले किया या फिर मैसूर ने पहले किया। ये सब चीज़ें काफ़ी क्लियर और आपको पता होनी चाहिए। अब आंसर पे आते हैं, तो तीनों ही नवाब अवध हो, मैसूर के रूलर हो, हैदराबाद हो, ये जो है इन्होंने ये अलाइंसेस जो थी वहाँ पर साइन करी थी। और अगर क्रोनोलॉजी की बात करी जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पे पहले हैदराबाद ने करी, फिर मैसूर ने करी, फिर अवध ने करी, मतलब ये 1798, 1799, 1800। ठीक है, अगर हम फॉर्मलाइज्ड मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड सब्सिडी अलायंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इन 10 क्वेश्चंस को और अच्छे से आंसर किया होगा। विद इन 2 मिनट्स में हम इसे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में देखा था, जो कि फर्स्ट एंग्लो वॉर के बाद साइन करी गई थी। इसके अंदर इवन ऑफ 6 के पास 50,000 सोल्जर्स थे और ब्रिटिश के पास 25,000। ब्रिटिश की डिप्लोमेसी और ट्रेचरी की वजह से इन्होंने लाल सिंह और तेजा सिंह को अपनी साइड किया और यहाँ पे 6 को हरा दिया। यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के अंडर में एस्टैब्लिश किए गए थे और नवनिहाल सिंह नहीं थे, यहाँ पे दिलीप सिंह थे जिनको रानी जिंदान के अंदर रिकग्नाइज किया गया था। देन हमने देखा था ट्रीटी ऑफ बैरोवाल के बारे में। अगेन एक और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। यहाँ पे 6 के लिए रानी जिंदान को रिमूव किया गया था एज ए रेजेंट और 8 सिक्सेदार्स को प्रिसाइड किया था इंग्लिश रेजिडेंट ने, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। फिर हमने देखा सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में। मूलराज जो थे गवर्नर ऑफ मुल्तान, उनको रिप्लेस किया गया था सिख गवर्नर द्वारा। मूलराज ने यहाँ पे 2 अंग्रेजों को मार दिया था और शेर सिंह ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। सप्रेस करने के लिए कोई एक्शंस नहीं लिए गए थे। सेकंड एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं तो सरेंडर किया गया सिख आर्मी द्वारा, शेर सिंह द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, यहाँ पे जॉन लॉरेंस थे जिनको फर्स्ट कमिश्नर बनाया गया और पंजाब जो था इनके अंडर में दिया गया। फिर हमने रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में देखा था, जिसमें बफर स्टेट्स बनाने का एक प्रचलन जो था वो शुरू हो गया था। ये वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए थे, काफ़ी जीनियस आइडिया था उनका। इसके हिसाब से जो इंग्लिश ट्रूप्स होते थे वो वेरियस स्टेट्स में लगा दिए जाते थे और वहाँ पे उनका खर्चा भी वहीं के रूलर्स उठाया करते थे। और यहाँ पे जैसे कि मैसूर को भी ये चीज़ एक्सेप्ट कराई गई, मराठास को भी एक्सेप्ट कराई गई और एक बफर स्टेट्स जो थे वो क्रिएट कर लिए अपने चारों तरफ। सब्सिडी अलायंस जो थे लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे, अगेन अनदर गुड आइडिया। और इसके थ्रू भी, सब्सिडी अलायंस के थ्रू भी वेरियस जो स्टेट्स थे उनको आर्मी के मेंटेनेंस का जो खर्चा होता था उसके लिए यहाँ पे डेडिकेट किया जाता था। फॉर एग्जांपल हैदराबाद ने 1798 में इसे साइन किया, अवध ने 1801 में, मैसूर ने 1799 के अंदर, तंजौर ने भी 1799 के अंदर। और यहाँ पे ये लोग ट्रूप्स जो थे, अंग्रेज़ों के जो ट्रूप्स होते थे अपने पास रखते थे और वो लोग अंग्रेज़ों का ही ऑर्डर मानते थे, लेकिन उनकी सैलरी वगैरह कहाँ से जाती थी? इन स्टेट्स के रूलर्स के द्वारा जाती थी। फिर हमने देखा फर्स्ट इंडियन स्टेट जो था साइन करने वाला वो अवध था और फॉर्मलाइज तरीके से देखा जाए तो हैदराबाद था। और 1787 में एक नई कंडीशन ऐड कर दी गई थी कि फॉरेन रिलेशंस आप नहीं रख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था वेरियस स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट स्टेज में हम ट्रूप्स दिया करते थे, बेसिकली जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पे अपने जो इंडियन रूलर्स होते थे उनको फ्रेंडली जेस्चर के तौर पे ट्रूप्स देते थे। सेकंड स्टेज में कॉमन कोज आता था। थर्ड स्टेज में यहाँ पे पैसा मांगा जाता था। चौथी स्टेज के अंदर जब पैसा नहीं दिया जाता था तो टेरिटरी को कैप्चर कर लिया जाता था। और चाहे वो हैदराबाद के निज़ाम हो, मैसूर रूलर हो, अवध के नवाब हो या इवन मराठास हों, पेशवाज हों, इन सभी ने ही सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो एनिमेशन वाली सीरीज़ है स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो आपके मार्क्स है वो देख लेते हैं अभी एक बार। तो अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके स्कोर आए हैं तो यू आर इन द सेफ जोन। अगर नीचे के ब्रैकेट में अगर आपका स्कोर है देन आई विल इंसिस्ट कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए।
दोबारा से प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज़ को, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज जो मार्क्स हैं वो उतने अच्छे से इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। सेकंड, मिस्टेक्स देखिएगा किस वजह से हो रही है, क्या क्वेश्चन को गलत रीड करने की वजह से हो रही है या क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करने की वजह से हो रही है, तो फिर धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस है वो आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे आप पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लैरिफाई करा सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट जब भी वीडियो आता है वो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।